नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ ऋतु शर्मा। मैं साबिता ठाकुर। दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है आपका मनपसंद कार्यक्रम लेके साप्ताहिकी, जिसमें हम आपको बताते हैं हमारे हर कार्यक्रम के बारे में पूरी जानकारी। तो दोस्तों, अगले 1 घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और जानिए कि हमारी टीम ने आपके लिए सब इकट्ठी की है कौन कौन सी जानकारियाँ। साबिता, क्या तुम जानती हो कि इस हफ्ते हमने आप और हम में क्या दिखाया? नहीं, इस बार मैं देख नहीं पाई। तो मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि इस हफ्ते हमारी टीम ने जायजा लिया था भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का और वहाँ की जो प्रधान वैज्ञानिक हैं उनसे मुलाकात की थी और जाना था कि क्या वाकई में देश को दूसरी हरित क्रांति की जरूरत है। तुम्हें क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे देश को दूसरे हरित क्रांति की जरूरत है। तो सबिता, मैं तुम्हें भी दिखाना चाहूंगी और अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहूंगी कि इस हफ्ते हमने आप और हम में क्या दिखाया। एक फैशन चल पड़ा है आजकल। देखिए, कहीं भी आप जाइए, किसी सेमिनार में जाइए, किसी कृषि गोष्ठी में जाइए, कि देश को दूसरी हरित क्रांति की ज़रूरत है। आप लंबे समय से जुड़े हैं इतने प्रतिष्ठित संस्थान से, आपको लगता है कि ऐसा ज़रूरत इस समय महसूस किया जा रहा है? देश को हमेशा ही सतत हरित क्रांति की ज़रूरत है, यानी कि हमारी जो कृषि है उसमें लगातार बढ़ोतरी होती रहे, जिससे न केवल हम अपना भरण पोषण कर सकें बल्कि अच्छा भोजन खा सकें और उसके साथ साथ में जो हमारी पौष्टिकता है उसका भी हम ध्यान दे सकें। और क्योंकि कृषि एक ऐसा विषय है जिसका काफ़ी जो सामान जो है वो विदेशों में निर्यात होता है, जिससे हमारी काफ़ी विदेशी मुद्रा हम कमाते हैं। जैसे मैं एक मोटा उदाहरण लेता हूँ, बासमती चावल जो हमारा देश लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ की हर साल निर्यात करता है, जिससे हमारे देश को आमदनी होती है। पहचान है देश, ये देश की पहचान है। तो हम ये चाहते हैं बढ़ोतरी होती ही रहे, और न केवल बासमती, क्यों ना हम सब्जियों का एक्सपोर्ट करें, क्यों ना हम फूलों का एक्सपोर्ट करें, और जिससे न केवल देश की आमदनी बढ़ती है बल्कि जो किसान है उसकी भी आमदनी बढ़ती है। और इस समय आवश्यकता इस बात की है कि किसान की आमदनी बढ़े, रोजगार बढ़े और हमारा जो देश का प्रगति करे। और वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कृषि प्रधान देश कहलाता है, क्योंकि 50% जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर कर रही है और बहुत बड़ी संख्या है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें आगे लगातार बढ़ते रहें। और मैं अपने सभी किसान भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी बदौलत आज हम पूरे देश में दूध के क्षेत्र में नंबर 1 है। मतलब कृषि मतलब आप होलिस्टिक ले रहे हैं? होलिस्टिक ले रहे हैं, वो चीज़ें जो जिसका कि उत्पादन किसान कर सकता है, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे अनाज उत्पादन हो, सब्जी उत्पादन हो, फूल हो, मतलब एक बड़े एरिया में आप उसको बड़े विजन से देख रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कृषि वो सब कुछ सभी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, चाहे वो मछली पालन हो, चाहे वो पशुपालन हो, चाहे वो फसल उत्पादन हो, चाहे फल उत्पादन हो, चाहे सब्जी उत्पादन हो, और चाहे औषधि और सुगंधित पौधे हैं, ये सभी कृषि के अंदर आते हैं। क्योंकि किसान जो है उसकी आय अलग अलग जगह से होती है, और हम चाहते भी हैं कि जिस तरह से कोई इंडस्ट्री वाला वो चाहता है मैं एक किस्म की इंडस्ट्री ना रखूं, कई किस्म की इंडस्ट्री रखूं, जिससे अगर कहीं से ज़्यादा इनकम हो रही है तो दूसरी जगह से थोड़ा कम हो तो कंपनसेट हो जाती है। उसी तरह से किसान को भी कई सारे, हमको कहते हैं फसल प्रणाली, वो कुछ फसल से मिल रहा है, कुछ पशुपालन से मिल रहा है, व्यावसायिक नज़रिया होना चाहिए। तो हम चाहते हैं किसान न केवल फसल उत्पादन करे बल्कि उसके साथ साथ में वो कई सारे उद्योगों को एक साथ जोड़े, जिससे उसकी लगातार आमदनी बढ़ती रहे, उसको लगातार काम मिलता रहे, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके, वो अच्छे जीवन स्तर यापन कर सके और देश के विकास में उसका सहयोग हो सके। मोदी जी ने जब शपथ ग्रहण किया था तो उसके बाद उन्होंने एक सेमिनार में बोला था कि देश में शोध अच्छा हो रहा है, कृषि कार्यों में शोध बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एक प्रक्रिया के तहत वो लैंड तक नहीं पहुंच रहा, किसानों तक नहीं पहुंच रहा। उन्होंने एक टैगलाइन जो बोला था कि लैब टू लैंड। आप बड़े संस्थान से जुड़े हैं, आप वैज्ञानिक हैं और किसानों से आपका लगातार सतत संपर्क होता है। इसमें बाधा क्या है? संस्थान, किसान या कुछ और जो कि कहीं गैप क्रिएट हो रहा है, जिसको प्राइम मिनिस्टर भी अंडरलाइन कर रहे हैं? संजय जी, तीनों ही चीज़ें, चाहे वो किसान हो, चाहे सरकार हो, चाहे वैज्ञानिक हो, ये सभी लोग चाहते हैं कि जो भी नई तकनीकी विकसित होती है वो किसान के पास जाए। ऋतु, तुमने इस बार हमारा बुनियाद है मजबूत देखा था? सबिता, मैंने देखा नहीं था, लेकिन पिछले हफ्ते जब मैंने देखा था वो DCFR के बारे में बता रहे थे, जो उत्तराखंड के भीमताल में स्थित है। हाँ। और उन्होंने ये भी बोला था कि इस हफ्ते भी हम उसका दूसरा पार्ट दिखाने वाले थे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। पिछली बार हमने आपको दिखाया था DCFR के बारे में, और उसी का अगला भाग हमने इस बार दिखाया। तो आइए जानते हैं कि अगले भाग में हमने और कौन कौन सी मछली पालन के बारे में आपको जानकारियाँ दी। देश के पर्वतीय राज्य विषम भौगोलिक परिस्थितियों के साथ साथ
संवेदनशील परिस्थिति तंत्र के चलते भी अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। यहाँ अधिकतर खेती वर्षा आधारित होती है। आजीविका के लिए लोग कृषि व्यवसायों के साथ साथ मछली पालन के प्रति अपना रुझान बढ़ा रहे हैं। इन क्षेत्रों में वर्ष भर पानी का तापमान कम ही रहता है, इसीलिए यहाँ शीतल जल में पाली जाने वाली मछलियों में उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में रेनबो ट्राउट एवं मध्य हिमालय क्षेत्रों में महाशीर, ग्रास कॉर्प, सिल्वर कॉर्प, कॉमन कॉर्प मुख्य हैं। यहाँ ये पॉन्ड में हम लोग जो महाशीर हैचरी है, हम लोग 2 टाइप का मछली एक्चुअली इसमें ब्रूड स्टॉक डेवलप कर रहे हैं। एक है वर्ल्ड फेमस गोल्डन महाशीर, किंग ऑफ गेम फिश, और दूसरा है चॉकलेट महाशीर। अभी हम लोग आप लोग को नेटिंग करके दिखा रहे हैं कि दोनों ब्रूड स्टॉक हम अवेलेबल है, एक गोल्डन महाशीर और चॉकलेट महाशीर। बेसिकली ये किंग ऑफ गेम फिश है, गोल्डन महाशीर है। सो ये मैक्सिमम साइज रिकॉर्डेड है जो है 65 किलो तक हमने ये रिकॉर्ड किया है ऑल ओवर वर्ल्ड। सो अपार्ट फ्रॉम ये गेम फिश हिसाब से ये फूड फिश हिसाब से भी माना जाता है। जैसे हिमालय बेल्ट में लोअर बेल्ट है, ये लोअर बेल्ट में ये फिश हम लोग कॉमन कार्प और दूसरा चाइनीज कार्प के साथ कल्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं इस छोटे से विराम के बाद। तो दोस्तों स्वागत है आपका ब्रेक के बाद साप्ताहिकी में। ऋतु, तुमने फूल गोभी और पत्ता गोभी तो जरूर खाई होगी। साबिता, मैंने खाई है और मुझे पसंद भी बहुत है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? पूरे साल नहीं मिल पाती। ओ, इसी प्रॉब्लम का सलूशन इस बार हमारे बातें खेती की में हमारे गेस्ट ने बताया था। तो आइए जानते हैं कि फूल गोभी और पत्ता गोभी को पूरे साल कैसे उपजाया जा सकता है और कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है। फूल गोभी और बंद गोभी, एक वक्त था कहा जाता था कि सर्दियों में गोभी खाई जाती है, गोभी, गाजर, मटर, एक उसका एक अलग फ्लेवर होता है। लेकिन अब बहुत सी ऐसी चीज़ें डेवलप हो गई हैं, हाइब्रिड जो प्रजातियां हैं, बहुत सी चीज़ें आ गई हैं कि अलग अलग जो मौसम है उसमें भी इनको लगाया जा सकता है। ज़रूरत बस इस बात की है कि पता होना चाहिए कि कब किस मौसम में कौन सी प्रजाति काम करेगी। देखिए 1960 के बाद से जब से हरित क्रांति आई, तब से हमारे देश में जो समस्या आई कि हमारी जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके आधार पर हमको खाद्य सामग्री भी उसी तरीके से जुटाना है। तो सबसे पहले वैज्ञानिकों ने जो है अनाज वाली फसलों पर ध्यान दिया और उसके हाइब्रिड, उसकी उन्नतशील जातियां और इन पर सब पर जो है बहुत अच्छा कार्य किया और काफ़ी पैदावार को बढ़ा दिया। बाद में ये ध्यान फिर उनका जो है केंद्रित अनाज से होकर के फिर सब्जी की तरफ गया कि जब हम रोटी खाते हैं और दाल खाते हैं तो उसके साथ सब्जी भी तो जो आवश्यक है। तो उस जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसी हिसाब से हमारी सब्जियां भी उसी तरीके से हमको ज़्यादा चाहिए। तो इसमें जो कृषि विज्ञान संस्थान जो हमारा पूसा है, उन्होंने फूल गोभी पर इसका बहुत अच्छा कार्य किया और पूरे साल हम फूल गोभी को उगा सकते हैं, इसके बारे में उन्होंने अलग अलग जो है जातियाँ निकाली। डॉक्टर साहब, एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि जैसे जो एक पूरा फसल चक्र आपने बताया, अगैती, पिछैती, मध्य पिछैती, इसी तरीके से विभाजन क्या पत्ता गोभी या बंद गोभी के संदर्भ में भी है या इसकी समयावधि अलग है? देखिए बंद गोभी जो है वो फूल गोभी से ज़्यादा नाजुक है क्योंकि इसमें सारे पत्ते ही होते हैं। तो अभी तक पूरे साल के लिए जो है अभी जो प्रजातियां हैं इसकी जो है संस्तुति नहीं हुई है। लेकिन जो पूसा बंद गोभी संकर एक वैरायटी है, ये उपज भी बहुत देती है, 350 से लेकर के और 400 कुंटल पर हेक्टर उपज दे देती है। और सितंबर से लेकर के नवंबर तक इसको हम एक लंबे ड्यूरेशन में इसको बो सकते हैं और उसी ड्यूरेशन में जो है ये जाड़े के दिनों में जो अच्छी तरीके से ये हमको मिल जाती है। आम तौर पे जो हमें ठंड के दिनों में, जिसे हम कहते हैं जाड़े में, जो गोभी आती है फूल गोभी, खाने में उसका जो स्वाद होता है वो अलग होता है और जो अब हमें साल भर मिलने लग गई है उसकी पैदावार, जो साल भर गोभी बनती है उसका स्वाद अलग होता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए जब मैंने बात की थी अगैती की जी, तो अगैती में मैंने जो टेम्परेचर बताया था वो था 27 डिग्री से ज़्यादा नहीं, यानी 22 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड आपस में वेरी करना चाहिए। अब जब मार्केट में आया तो मार्केट में जब वो रखा हुआ है तब
आपको वहां पर टेम्परेचर कितना होगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और घर पे लाएंगे तब भी 40 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद आपने भले ही उसको जो है आपने फ्रिज में रख दिया और 1-2 दिन आपने उसमें फ्रिज में रख करके चला लिया, लेकिन जो इन रियलिटी जो उसको टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में तो मिल नहीं रहा। जहां से अगर हमने जहां तैयार किया है वहां तो हमने 27 डिग्री मेंटेन कर लिया, चाहे वो हमने ग्लास हाउस में किया या चाहे उसको आर्टिफिशियल टेम्परेचर मेंटेन करके किया, वहां मिला बाहर से निकाला, तो वो स्वाद नहीं रहेगा, ना उसमें ड्यूरेबिलिटी, कीपिंग क्वालिटी भी उसकी जो है ज्यादा दिन नहीं रहेगी। बहुत जल्दी ये गोभी अगर रात को रेफ्रिजरेट की है तो सुबह तक या अगले दिन दोपहर तक जिसे कहते हैं महक जाती है, बहुत जल्दी खराब होती है। हाँ, तो गलती भी जल्दी नहीं है और स्वाद भी नहीं होता। तो वो क्लाइमेटिक कंडीशंस में सबसे मेन फैक्टर जो है वो हमारा है टेम्परेचर। टेम्परेचर की वजह से जो है वो हमारी गर्मी में जो है उसको ना तो उसका उतना स्वाद रहता है और ना उसमें जो है कीपिंग क्वालिटी रहती है। यानी सिर्फ तापमान की बात है, इसका किसी भी प्रजाति से कोई मतलब नहीं, प्रजाति से कोई मतलब नहीं है। अब जाड़े के दिनों में क्या होता है, जाड़े के दिनों में हमारी बात आती है, हमने अभी बताया मध्य पिछैती में तो टेम्परेचर उसका है 12 से 16 डिग्री, और इतना जाड़ों में स्वाभाविक अगर आप खेत से निकल करके मार्केट में भी आ रहा है और मार्केट से घर पे भी आ रहा है तो रूम टेम्परेचर हमारा कितना होता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, इसलिए वो जो है खराब जल्दी नहीं होती है और उसका स्वाद भी अच्छा बना रहता है। और जाड़ों में तो वैसे भी जो है सब्जियां जो है वो ज्यादा स्वादिष्ट होती हैं बनिस्बत गर्मी की वजह से। अब नजर हमारी डायरी पर, यानी बात हमारे देश डायरी की, जिसमें हम आपको देश के कृषि, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़ी तमाम हलचलों से रूबरू करवाते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि आपके आसपास की सभी खबरों से आपको रखें अपडेट और नई नई हलचलों के बारे में भी आपको बताएं। तो आइए जानते हैं इस हफ्ते सुर्खियों में क्या क्या रहा खास। प्याज एक बार फिर से देश की जनता के साथ साथ सरकार की मुश्किल बनी हुई है। कुछ महीने पहले 20 रुपए किलो मिलने वाला प्याज अब 80 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इतना ही नहीं, कुछ शहरों में प्याज 100 रुपए प्रति किलो भी बिक रहा है। केंद्र सरकार प्याज की कीमतों को काबू करने के लिए हर संभव कोशिश भी कर रही है, लेकिन सरकार अपनी कोशिश में सफल होती नहीं दिख रही। दरअसल प्याज उत्पादक कुछ क्षेत्रों में कम बारिश की वजह से इसकी फसलों को नुकसान पहुंचा था, जिसकी वजह से इसकी कीमतें आसमान छू रही हैं। साथ ही आयात में कमी के कारण भी प्याज के बढ़ते दामों को रोका जाना संभव नहीं हो पा रहा है। मौसम विभाग के आंकड़े एक बार फिर सच साबित होते नजर आ रहे हैं। अगस्त की शुरुआत में ही मौसम विभाग ने कम बारिश की संभावना जताई थी। मौसम विभाग ने अपने पिछले अनुमान में 15 से 20% कम बारिश की आशंका जताई थी, जबकि जुलाई के अंत तक देश में बरसात की कमी सिर्फ 5% दर्ज की गई थी। लेकिन अगस्त में कम बारिश के कारण पूरे सीजन में बरसात की कमी का आंकड़ा बढ़ गया है। कम बरसात की वजह से देश के कुछ राज्यों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। भारत चाय निर्यात को बढ़ाने के लिए फिर तेजी से पहल कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह कुछ देशों में भारतीय चाय की घटती मांग है। दरअसल भारत में बड़े स्तर पर चाय का उत्पादन होता है और भारतीय चाय उद्योग घरेलू मांगों के अलावा दूसरे देशों में चाय निर्यात पर भी निर्भर है। यही वजह है कि भारत की चाय उद्योग की नजर अब रूस के अलावा CIS यानी यूक्रेन, कजाकिस्तान और अजरबैजान जैसे देशों पर है। भारत इन देशों को चाय निर्यात करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है। ये देश 20 से 22 करोड़ किलो चाय की सालाना खपत करते हैं। अकेले रूस दुनिया का चौथा सबसे बड़ा चाय कंज्यूमर है। प्लास्टिक से लगातार बढ़ रहा प्रदूषण सरकार की मुश्किलें बढ़ा रहा है, जिसको काबू में करने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी कई स्तर से काम कर रही हैं। एक नई पहल के तहत केंद्र सरकार ने प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण के नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। सरकार प्लास्टिक के मौजूदा नियमों को और सख्त बनाएगी। भविष्य में प्लास्टिक थैलियों के निर्माण के लिए न्यूनतम 50 माइक्रोन की मोटाई तय की गई है। ऐसा होने पर प्लास्टिक उतना हानिकारक नहीं होगा जितना अभी है। इस कवायद के पीछे सरकार का मकसद चरणबद्ध तरीके से प्लास्टिक के इस्तेमाल को कम करना है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के पंजीकृत श्रमिकों का ख्याल रखते हुए एक नई योजना की शुरुआत की है,
जिसके तहत श्रमिक की आकस्मिक मृत्यु होने पर 1 लाख रुपए, साधारण मृत्यु होने पर 50,000 रुपए और पुत्री के विवाह के लिए 51,000 रुपए देने की योजना बनाई है। इस योजना के तहत राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा श्रमिकों को जोड़ेगी ताकि राज्य का हर मजदूर इस सुविधा का फायदा उठा सके। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेजों में कुछ सीटें आरक्षित करने की भी योजना बना रही है। तो दोस्तों रुकते हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है साप्ताहिकी में। साबिता, तुमने इस बार का खबर मुनाफे की देखा था, उसमें हमने कपास के बारे में बताया था। हाँ मैंने देखा था, उसमें हमने कपास के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बारे में बताया था। बिल्कुल सही कहा। तो बिना टाइम वेस्ट करके डालते एक नजर। दुनिया भर के लिए कपास के उत्पादन, खपत, एक्सपोर्ट और कैरी ओवर स्टॉक का अनुमान लगाने वाली एजेंसी अमेरिकी कृषि विभाग यानी USDA ने अगस्त में जारी अपनी रिपोर्ट में उत्पादन के अनुमान में कटौती की है। साथ ही कैरी ओवर स्टॉक घटने का अनुमान भी जारी किया है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि USDA ने जो अनुमान जारी किया है उसमें उन्होंने उत्पादन में भी कटौती की है, एक्सपोर्ट में भी कटौती की है और कैरी ओवर स्टॉक में भी कटौती की है। इन सभी के मद्देनज़र मेरा पहला सवाल यही है आपसे कि अब जो उत्पादन में उन्होंने कटौती की है, अब उसके चलते आपको क्या लगता है उत्पादन किस तरह से कम होने का अनुमान लगाया जा सकता है और वो कौन कौन से राज्य हैं? क्योंकि भारत में तो उत्पादन कम होगा ही होगा, साथ ही अगर हम अमेरिकी देशों की बात करते हैं, बाहरी देशों की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी उत्पादन में जो कमी है उसकी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। देखिए USDA की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक अगर देखें तो कपास में उस रिपोर्ट में अमेरिका का जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ कमी जो है वो देखने को मिलेगी और चीन का जो प्रोडक्शन है उसमें कुछ कमी देखने को मिलेगी। हालांकि भारत के प्रोडक्शन में ऐसी कोई बहुत ज़्यादा अंतर जो है वो देखने को नहीं मिलेगा उस रिपोर्ट के हिसाब से अगर आप देखें तो। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर आप देखें तो जिस तरीके से जो एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट में भी कमी देखने को मिलेगी, तो उससे सीधे सीधे ये अंदाज़ लगाया जा सकता है कि जो कपास का जो बिज़नेस होगा उस बिज़नेस में ही कमी देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रोडक्शन कम हो रहा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती तो एक अलग फैक्टर था, लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड जो है उसमें भी यहाँ पे कमी देखने को मिल रही है। तो आप ये मान के चलिए कि जो कपास की जो खपत होती है या जो भी इसकी डिमांड होती है तो उसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा कमी जो है वो देखने को मिलेगी। बिल्कुल। और उसी के साथ अगर इसके कैरी ओवर स्टॉक की बात करते हैं तो उन्होंने कहा है कि कैरी ओवर स्टॉक जो है वो भी घटेगा। तो उसके चलते क्या लगता है, अगर स्टॉक घटेगा तो उसके चलते क्या बाजार भाव पर भी किसी तरह का कोई फर्क पड़ेगा? कैरी ओवर स्टॉक घटने से मुझे लगता नहीं है बाजार भाव में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा। अगर आप लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर अगर भारत की बात करते हैं तो CCI ने यहाँ पे किसानों से MSP पे जो है वो कपास खरीदा था, तो उसके चलते एक अच्छा स्टॉक पाइल जो है वो बिल्ड किया था, एक अच्छा स्टॉक जो है वो अपने पास बना के रखा था। और उसी तरीके से बीते 2-3 सालों में चीन ने भी दुनिया भर से कपास की काफ़ी खरीदारी करी और अपने वहाँ पे एक अच्छा स्टॉक जो है वो बिल्ड कर लिया, अच्छी इन्वेंट्री जो है वो कपास के बिल्ड कर ली। तो वो जो अब जो एक वो हाईएस्ट लेवल था या एक जो रिकॉर्ड लेवल था स्टॉक का, उस लेवल से अगर आप कंपेयर करें तो उस लेवल से ज़रूर यहाँ पे कमी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप जो नॉर्मल बिजनेस होता है या नॉर्मल 5 साल का जो स्टॉक पाइल है या 5 साल में जो एवरेज स्टॉक होना चाहिए उसके हिसाब से देखेंगे तो उसके हिसाब से मुझे लगता नहीं है यहाँ पे बहुत ज़्यादा कमी जो है वो देखने को मिलेगी। क्योंकि बीते साल पॉलिसी इस तरीके की अपनाई गई थी कि स्टॉक को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक करना है। तो उस हाई लेवल से अगर आप कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो स्टॉक पाइल है वो आपका थोड़ा यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी। क्योंकि चाइना ने भी जो पहले स्टॉक इकट्ठा किया था उसको अभी बीते दिनों मार्केट में कुछ हद तक निकाला है, कुछ हद तक बेचा है। और CCI ने जो कपास का स्टॉक यहाँ इंडिया में स्टॉक करके रखा था, CCI ने भी उसको मार्केट में बेचा है। निर्मल जी, क्या लगता है आपको CCI के पास जिस तरह से स्टॉक आने वाले दिनों में कम हो सकता है, उसके चलते किस तरह से CCI आगे परफॉर्म करेगी? क्योंकि अगर टोटल स्टॉक की बात करते हैं तो तकरीबन 87 लाख गांठ का स्टॉक था, जिसमें से CCI करीब 43 लाख गांठ जो है वो बाजार में बेच चुकी है। और यानी कि सीजन खत्म होते होते 15 से 20 लाख गांठ का जो स्टॉक है वही उनके पास बचेगा। तो इसके चलते आपको क्या लगता है, उत्पादन में भी उधर कमी बताई जा रही है, इधर स्टॉक में भी कमी बताई जा रही है, तो उसके चलते यानी कि जो बाजार भाव हैं वो और अच्छे और तेजी से बढ़ सकते हैं? देखिए, ये जो आंकड़े हैं, आंकड़ों को अगर देखें तो आंकड़े तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 87 लाख
गांठ के आसपास जो है वो स्टॉक था, उसके बाद उसमें से 43 लाख गांठ जो है वो बेच भी चुके हैं। तो अब अगर आप देखें तो लगभग यहाँ पे वही 43 से 44 लाख गांठ जो है वो अभी बच जाता है। तो मतलब आधा आप बेच चुके हो, आधा आपके पास है। तो आने वाले टाइम में आपको ये जो आधा आपका स्टॉक बचा है 43 से 44 का, इसमें से अगर 20 से 25 लाख गांठ अगर आप बेच देते हैं तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा अचीवमेंट होगा। तब तो आपके पास जो स्टॉक पाइल है वो कम होगा। लेकिन यहाँ पे जो मेन इशू है वो इशू यही है कि जो आप ये 25 लाख गांठ के आसपास का जो माल है इसको अगर बेच पाओगे या नहीं बेच पाओगे। तो इस पर कहना थोड़ा सा अभी जल्दबाजी होगी कि स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। जब तक ये जो 25 लाख गांठ है इसके ऑर्डर्स नहीं आ जाते या इसकी बिकवाली के लिए कोई इनिशिएटिव अभी नहीं लिया जाएगा, तब तक मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। और दूसरी ओर जिस तरीके से प्रोडक्शन सिनेरियो की अगर आप बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन अगर आप कंपेयर करेंगे पिछले साल से तो ज़रूर यहाँ पे आपको थोड़ा सा कमी जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 5 साल का एवरेज अगर आप देखोगे प्रोडक्शन का तो 5 साल के एवरेज से प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा है। और वहीं दूसरी ओर अगर आप कंजम्पशन की बात करो तो 5 साल का जो एवरेज है कंजम्पशन का उससे कम कंजम्पशन है। तो आपका प्रोडक्शन तो 5 साल के एवरेज से ज़्यादा है और कंजम्पशन आपका 5 साल के एवरेज से कम है। तो कहीं ना कहीं अभी भी मुझे लगता है जो बाजार है वो ओवर सप्लाइड रहने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है। साबिता, बातें बहुत हो गई, प्लीज अब एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। वाकई में अब यहाँ पे वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी चर्चा जारी रहेगी। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका साप्ताहिकी में। ऋतु, आजकल तुमने भी सुना होगा खबरों में, न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन में, चैनल्स में हम सुनते रहते हैं कि अभी लड़की के साथ कुछ हो गया या कुछ लड़कों ने छेड़ दिया या कहीं बस स्टैंड पे, कहीं रेलवे स्टेशन पे, कहीं पर भी, मतलब इन शॉर्ट एक लड़की अपने आप को समाज में बाहर निकलने के बाद कितना इनसिक्योर फील करती है और कितना सिक्योर फील करती है। तुम्हें क्या लगता है कि इन चीज़ों को रोकने के लिए, जो ये हिंसा, जो ये प्रताड़ना लड़कियों के ऊपर होती है, इनको रोकने के लिए तुम्हें क्या लगता है क्या किया जाना चाहिए? साबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है किसी लड़की पे अत्याचार होता है। कुछ लड़कियां तो मुकाबला कर लेती हैं, कुछ लड़कियां नहीं कर पाती हैं, कुछ लड़कियां अपने आप में ही गुम हो जाती हैं या उस बात को सोच सोच के अंदर ही दबा लेती हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि लखनऊ में एक महिला है उषा, उसने लड़कियों को ट्रेनिंग दी है कि अगर लड़कियों पे कोई अत्याचार होता है, कल को अगर मैं सड़क पे निकली हूँ, मेरे पर कोई हिंसा हो रही है या कोई मेरे पर अत्याचार कर रहा है, तो मैं इतनी कैपेबल हूँ कि मैं लड़ सकूं। तो ये बहुत अच्छा काम वो महिला कर रही है। तो इस बार हमने दोस्तों इसी पर अनोखी में दिखाया कि कैसे लड़कियां खुद को सशक्त बना सकती हैं और कैसे इस समाज की बुराई के खिलाफ लड़ सकती हैं। नाटक देखो, नाटक देखो। नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। पर्वत की चिट्ठी ले जाना, पर्वत की चिट्ठी ले जाना, तू सागर की ओर। नदी तू बहती रहना, नदी तू बहती रहना। मेरी बच्ची को फिर से मार दिया जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। लड़कियां अपनी हिफाजत खुद करें और इसके लिए किसी पर निर्भर ना रहे, यही मकसद है उषा और इनकी संस्था का। लखनऊ की रहने वाली उषा रेड ब्रिगेड नाम की एक संस्था चला रही हैं, जिसका उद्देश्य लड़कियों की बेहतरी के लिए काम करना और उन्हें न्याय दिलाने से लेकर उनकी पढ़ाई, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए काम करना है। 2005 में जिन बच्चों को मैं पढ़ा रही थी उसमें से एक बच्ची का रेप हुआ जो कि 11 साल की थी। उसके 27 वर्षीय सगे चाचा ने किया और उसके करीबन 6 महीने बाद जो साथी मेरे साथ पढ़ाता था उसने मुझ पे अटैम्प्ट किया। और ये दोनों घटना को लेकर के मैं एक हिसाब से मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि उससे पहले बहुत तेज़ थी मैं, बहुत जो है लड़ाई झगड़ा करने वाली। लेकिन क्योंकि उससे पहले ये सारी घटना मेरे साथ नहीं हुई थी, तो बोलना आसान होता है, लेकिन जब आपके ऊपर बीतती है तो उसको फेस करना बहुत मुश्किल होता है। जब ये मेरे ऊपर ये घटना हुई तो क्योंकि मैं एक लड़की थी तो मेरे अंदर भी वही चीज़ आई कि मैं अगर किसी से बताऊंगी तो वो मेरी इंसल्ट होगी।
और ये सारी चीज़ों को लेकर के मैं करीबन 1 साल मैंने झेला है, और 1 साल में मेरा जीवन बिल्कुल एक मतलब उसका मैं उदाहरण दे सकती हूँ क्या चीज़ मैंने झेली है। मुझे बिल्कुल पागल करार दिया गया था, मुझे नूर मंजिल भी भेज दिया गया था। इस हादसे से बाहर निकल उषा का अब सिर्फ एक ही मकसद था, और वो ये कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कुछ काम किया जाए। लेकिन क्या, ये बहुत बड़ा सवाल था। इसलिए इन्होंने सबसे पहले लड़कियों की एक वर्कशॉप करवाई, और उस वर्कशॉप से जो नतीजा निकल कर आया वो बेहद चौंकाने वाला था। बचाएंगे, ठीक है, बहुत कोशिश करेंगे तो नहीं छुड़ा पाएंगे। अगर वो बहुत मोटा है तो हम उसको पकड़ेंगे, और जैसे पकड़ेंगे वैसे ही। वो 3 दिन की वर्कशॉप थी, और 3 दिन में करीबन 55 लड़कियों ने कई जिलों से पार्टिसिपेट किया था। 55 में से विश्वास नहीं करेंगे कि तब तक हम लोग को लग रहा था कि हम लोग बहुत सेफ हैं घर में। 55 में से 53 लड़कियों ने बोला कि उनके घर में ही सेक्सुअल वायलेंस जैसी घटना हुई है। घर में उनके पिता ने रेप किया है, भाई ने किया है, चाचा ने किया है। ये सारी घटना जो है घर में हुई है। उस समय से हम लोगों के लिए एक जो है वो पैर तले ज़मीन खिसक गई कि अब तक हम खुश थे कि हम बाहर असुरक्षित हैं, लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं था कि हम घर में कितना असुरक्षित हैं। अगर हमारी घर में ये कंडीशन है तो हमारे लिए कौन सी दुनिया है। वर्कशॉप से सामने आई परेशानियों के हल को निकालने के लिए उषा ने अलग अलग तरीके से काम करना शुरू किया, जिससे लड़कियों के साथ ही हो रही छेड़छाड़ को रोका जा सके। इसमें इन्होंने परिवार, समाज, पुलिस सबकी मदद लेने की कोशिश की, लेकिन जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तब इन्होंने खुद इसका हल निकाल लिया और जन्म दिया एक ब्रिगेड को, एक ऐसी ब्रिगेड जिसका हिस्सा सिर्फ लड़कियां ही बन सकती हैं। और रेड ब्रिगेड की शुरुआत ऐसी हुई कि जब लड़के छेड़ते थे, जब हम उनसे बात करते थे तो हम लोग को समझ में आता हम करें क्या, क्योंकि पुलिस भी हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है, परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा और समाज भी सपोर्ट नहीं कर रहा। फिर हमने 3 स्टेप बनाए। पहला स्टेप ये था कि अगर जो कोई लड़का हमें परेशान करता है तो इतनी हिम्मत रखो कि फेस टू फेस उससे बात कर सको, आंखों में आंखें डाल करके। बहुत सारे लड़के मान जाते थे, अगर वो नहीं मानता है उसका घर मुझे पता है तो एक बार घर पर भी शिकायत करते थे हम। अगर वो बहुत सारे पेरेंट्स होते थे कि मानते थे कि हाँ मेरे बेटे की गलती है, लेकिन जो पुरुषवादी सोच वाले होते थे, नहीं नहीं मेरा लड़का तो गलती कर ही नहीं सकता है, तुम ही लोग उसको बुलाती हो, इस तरह की चीज़ें थी। और तीसरा स्टेप ये था कि एक बार हम पुलिस में भी कंप्लेन कर दे रहे हैं कि भाई जब हम जिस रास्ते से कॉलेज से जाते हैं, स्कूल से जाते हैं, वहाँ पे हमें लड़के परेशान करते थे। इन तीनों के बाद अगर कोई निपटारा नहीं होता है तो उसके बाद हम लोग समाज के सामने उस लड़के को बेइज्जत करते थे। अगर हम बेइज्जत की बात करें तो आज तक दुनिया में कोई गाली नहीं बनी है जो हम पुरुषों पे दें। अगर हम कमीना बोलेंगे तो माँ पे जाएगी, माँ की बोलेंगे, बहन की बोलेंगे तो सब औरत पे ही जा रही है, जो कि औरत उसकी कहीं कुछ नहीं कर रही है। तो हमने उसको समाज के सामने 2-3 बार पीटा। अगर कोई लड़का बदतमीज़ी करता था, समझाते तो नहीं समझता था, तो सारी लड़कियां उसको धर के पीट देती थी। इस तरह की जब हम लोगों ने 2-3 बार घटना की तो उससे जो है हमारे क्षेत्र में थोड़ा सा डर हो गया। जो लड़के हम लोग रास्ते जब चलते थे तो छेंक लेते थे और उस समय के बाद वो साइड हो जाते थे। इस तरह रेड ब्रिगेड की शुरुआत हुई। उषा की संस्था को अभी तक सिर्फ इनके गांव वालों का ही सपोर्ट मिला है। गांव के फंड से ही ये अपने सारे काम पूरे करती हैं, चाहे गांव-गांव जाके जागरूकता फैलानी हो या फिर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की शिक्षा देनी हो। इस सब में आने वाला खर्च उषा गांव वालों की मदद से ही उठाती हैं। फंड की कमी होने के बावजूद उषा की ये भी एक खास बात है कि वो लड़कियों को दी जाने वाली सेल्फ डिफेंस की क्लासेस फ्री ही देती हैं। हमारा कोई भी अभी तक फंड नहीं है, हम सब लोकल सपोर्ट से काम चला रहे हैं। और जैसे जो बहुत सारे लोग बुलाते हैं मुझे, तो हमारा पहले ही हम बोलते हैं कि हम आपसे कोई फीस नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे पास किराया नहीं है, खाने का नहीं है और रहने का नहीं है, ये हमें आप दे दीजिए, हम आपको निःशुल्क सेवा देंगे। उषा अपना ये अभियान भारत के कोने कोने तक ले जाना चाहती हैं और साथ ही ये जरूरतमंद महिलाओं और बच्चों के लिए एक सपना देखती हैं, जिसके लिए इन्होंने अभी से काम करना भी शुरू कर दिया है। भविष्य की हमारी योजना है कि हम लोग का जो ड्रीम है एक एकेडमी का, क्योंकि जो सर्वाइवर्स हमारे पास आती हैं, जो हम लोग उनको ट्रामा से निकालते हैं, वो हम लोग की बहुत बड़ी विशेषता है। और हमारे लिए कोई रहने की जगह नहीं है, क्योंकि हमारा घर बहुत छोटा है, 500 स्क्वायर फीट में बना है
और कोई भी केसेस आते हैं तो हम उन लड़कियों को अपने घर में ही रखते हैं। तो हमारा जो भविष्य की प्लानिंग है, हमारी पूरी रेड ब्रिगेड की प्लानिंग है कि हम अपने लिए एक एकेडमी लेंगे और उसमें करीबन जो भी लड़कियां अपने लिए कुछ करना चाह रही हैं, अपने देश के लिए या फिर समाज के लिए या फिर स्त्री जाति के लिए कुछ करना चाह रही हैं, तो उनका वहाँ पे वेलकम हो और वो अपने मन से कुछ कर सकें। तो दोस्तों, साप्ताहिकी में एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है साप्ताहिकी में। सापिता, तुमने ग्रीटिंग कार्ड्स कभी किसी को ओकेजन पे दिए हैं? हाँ, बहुत सारे ओकेजन्स पे मैंने ग्रीटिंग कार्ड्स दिए भी हैं और लिए भी हैं, जैसे मेरे बर्थडे पे या फिर मम्मा पापा के एनिवर्सरी पे या फिर न्यू ईयर पे। मतलब ऐसे बहुत सारे ओकेजन हो गए हैं ऋतु, आजकल तो सारे ओकेजन ऐसे हो गए हैं जिसमें लोग ग्रीटिंग कार्ड्स आपस में एक्सचेंज करते हैं। और साबिता, एक बात देखी तुमने कि ग्रीटिंग कार्ड एक बहुत अच्छा तरीका है एक दूसरे तक मैसेज पहुंचाने का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हें मैं एक बात बताना चाहूंगी, जो ग्रीटिंग कार्ड हम लोग मार्केट में देखते हैं, हम उन कार्ड्स को घर पे बना सकते हैं। अच्छा। और बहुत सुंदर तरीके से बना सकते हैं और खूब सारा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर ऐसा है कि हम ग्रीटिंग कार्ड्स को अपने हाथों से अपने घर पे बना सकते हैं, तो मैं भी सीखना चाहूंगी कि ये कैसे हो सकता है। तो चलो साबिता, रास्ते और भी हमें, आज हम इसी पे बात करेंगे और इसी पे चर्चा करेंगे। अपनों को बधाई देने के यूं तो बहुत से तरीके हैं, लेकिन इनमें से सबसे खास है ग्रीटिंग कार्ड। कोई भी त्योहार का मौका हो या किसी अपने तक पहुंचानी हो दिल की बात, इसके लिए ग्रीटिंग कार्ड से बेहतर रास्ता कोई हो ही नहीं सकता। दिल की बात किसी खास तक पहुंचाने के साथ साथ ये आपके रोजगार का रास्ता भी बन सकता है। शुभ्रा, अगर आपके सफ़र की बात की जाए तो आपने अपने इस सफ़र की शुरुआत कैसे की थी? बिल्कुल रेखा, सबसे पहले तो मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ आपके साथ कि इस तरीके की कोई चीज़ जो हाथ से बनाई गई हो उसकी बात ही कुछ और होती है। मैंने शुरुआत ऐसे ही की थी कि मैं अपने घर वालों को ये कार्ड बना कर देती थी। धीरे धीरे मेरे दोस्तों ने इसको इतना सराहा कि उन्होंने मुझे कहा मैं उनके लिए ये बनाऊँ या उनकी फैमिली के लिए ये बनाऊँ। उसके लिए वो मुझे कुछ पैसे देते थे, जो कि सिर्फ मेरे काम को एक तरीके से अप्रिशिएट करना होता था। करते करते बढ़ाते बढ़ाते आज ये काम इतना बढ़ गया है कि मैं पूरा फुल टाइम इसको एज अ जॉब करती हूँ। मतलब इसी को आपने अपना रोजगार बना लिया है? बिल्कुल रेखा, आपने सही कहा, इसी को रोजगार बना लिया है और इसी में इतनी तरह तरीके की चीज़ें मैं बनाने लगी हूँ कि आज की डेट में वो बिकती हैं, जगह जगह जाती हैं, पूरे भारतवर्ष में कहीं ना कहीं। तो शुभ्रा, जैसे कि आपने कहा कि जब हम लोग इस शूट से पहले कुछ बातें कर रहे थे तो आपने कहा था कि मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट मेरी फैमिली करती है, तो आपकी फैमिली का कौन सा ऐसा पर्सन है जो आपको सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करता है? रेखा, मेरी मदर इन लॉ हैं जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और हमेशा से मुझे कहा कि मैं इस काम को और बढ़ाऊँ, इतना बढ़ाऊँ कि ये आगे तक जाए और हम एक वर्कशॉप करके इसमें बहुत सारी लड़कियों को एम्प्लॉय कर सकते हैं, जिससे कि एक वुमेन एम्पावरमेंट होता है और जिन औरतों को हम कुछ काम दे सकते हैं। ये काम भी कुछ ऐसा है कि लेडीज़ इसमें लग जाती हैं तो एकदम खो जाती हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप एक बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं कि अपने प्रोफेशन के साथ साथ शुभ्रा और लड़कियों को भी काम देना चाहती है। और मेरे ख्याल से ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियों के लिए तो ये बहुत अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि इसे वो अपने घर से भी स्टार्ट कर सकती है। बिल्कुल सही पहचाना रेखा आपने। हम इस काम में तरह तरह के फूल इस्तेमाल करते हैं, कागज़ लगाते हैं, चिपकाते हैं, काटते हैं और उस तरीके का काम इस तरह के हम ग्रामीण लड़कियों से बहुत आराम से करवा सकते हैं, जिसमें उन्हें भी रोज़गार मिलेगा और वो कुछ नया सीखेंगे। शुभ्रा, मैं देख रही हूँ कि आपने बहुत सारे कार्ड्स बनाए हुए हैं और अलग अलग तरह से सजाए हुए भी हैं, तो ये कार्ड्स किस तरह के हैं? रेखा, जैसे कि हमने आज एक कार्ड बनाया था, वो कुछ सिंपल टेक्निक्स से था जिसे घर बैठकर कोई भी बना पाए। धीरे धीरे मैंने इन टेक्निक्स को सीखा है ओवर 5 साल के दौर में, और सीखते सीखते मैं यहाँ हूँ कि हम इतनी नई टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, नई चीज़ें बनाते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो लोग हमसे डिमांड करते हैं कि आप कुछ नया बनाइए हमारे लिए। मतलब क्योंकि कहीं ना कहीं हर इंसान को ये चाहिए कि कुछ नया हो, वो अपने
किसी अपने को कुछ चीज़ दे रहा है तो वो हमेशा सही सबसे रेखा। डिफरेंट होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा अच्छा कि वो दिल से दिया होना चाहिए। बिल्कुल रेखा, और उससे ज़्यादा आप देखेंगे आजकल इस तरह के कस्टमाइज गिफ्ट्स का चलन बहुत ज़्यादा है। शहरों में तो बहुत ही ज़्यादा है। ग्रामीण औरतें शहरों में आकर इस तरीके का काम सीख सकती हैं, हेल्प कर सकती हैं, या सामान खरीद के खुद डोर टू डोर जाकर उसे बेच सकती हैं। उनके लिए ये रोज़गार का एक बहुत अच्छा तरीका है। जैसे आपने कहा कि आपने इसको एज अ प्रोफेशन लिया, आप एक शहर में रहती हैं, आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में रहती हैं और यहाँ पर आसानी से ये सामान बेचा जा सकता है और आपने इसे अपना काम बनाया है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की कोई महिला है या पुरुष है, वो इस काम को शुरू करना चाहते हैं, तो आगे क्या स्कोप है इसमें? जैसा मैंने बताया रेखा, इस तरीके का काम का स्कोप बढ़ चुका है। आप मार्केट में देखेंगे तो तरह तरह की राखियाँ होती हैं, तरह तरह के कार्ड्स होते हैं, या फोटो फ्रेम्स होते हैं, एनवेलप्स होते हैं शादी के, कैश के एनवेलप्स, जो कि हर एक फेस्टिवल पर या इस तरह के ओकेजन पर दिए जाते हैं। इसलिए इस काम का स्कोप बहुत ज़्यादा है। आजकल दिल्ली जैसे बड़े शहरों में इस तरीके की चीज़ें बहुत बनाई जाती हैं, बहुत बेची जाती हैं, तो ग्रामीण लोग यहाँ आकर ऐसा कुछ काम करके सीख कर डोर टू डोर उसे बेच सकते हैं या किसी के साथ हेल्प कर सकते हैं। शुभ्रा, ये तो आपने मुझे बता दिया कि इसका मटेरियल कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है, लेकिन अगर मैं बात करूँ इसको बेचने की, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में तो कोई इसको मेरे ख्याल से नहीं खरीदना चाहेगा, क्योंकि उनकी जो अर्निंग पावर है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, पैसे की बहुत कमी होती है, वो शहरों में बेच सकते हैं। तो शहरों में आकर कैसे बेचा जा सकता है, अपनी मार्केटिंग को वो कैसे बढ़ा सकते हैं? रेखा, इस तरीके का सामान शहरों में बहुत आराम से बिकता है। मैं कहूँगी ग्रामीण क्षेत्र के लोग अगर आकर इस काम को सीखते हैं और बनाते हैं, तो वो ट्रेड फेयर्स या हाट्स में जाकर, मेलों में जाकर इस सामान को बहुत आराम से बेच सकते हैं। हम देखते हैं कि राखी का बाज़ार लगता है, तीज का बाज़ार लगता है, दिवाली का लगता है, और इस सामान के लिए बहुत बहुत भीड़ रहती है। हम खुद जब तैयारी करते हैं तो करते करते हमें कई महीनों लग जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे मनोरंजन के सागर की ओर। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका साप्ताहिकी में। रितु, तुमने गजलें सुनी हैं? मुझे गजल सुनना बहुत अच्छा लगता है और जब मैं गजल सुनती हूँ ना तो मैं खो जाती हूँ, चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो तुम्हें भी गजल सुनना बहुत पसंद है और मेरा तो पसंदीदा है ही, और मुझे बिल्कुल भरोसा है कि हमारे किसान दोस्तों को भी गजलें बहुत पसंद होंगी। तो इस बार हमारे मिले सुर मेरा तुम्हारा में हमने गजल गायक से मिलवाया था। तो आओ डालते हैं एक नजर। बिछड़ के तुमसे न जी पाएंगे, बिछड़ के तुमसे न जी पाएंगे, चंद लम्हों में ही मर जाएंगे, बिछड़ के तुमसे न जी पाएंगे, चंद लम्हों में ही मर जाएंगे। सिर्फ आवाज से न देखो मुझे, सिर्फ आवाज से न देखो मुझे, सिर्फ आवाज से न देखो मुझे, गर्म सांसें हैं पिघल जाएंगे, गर्म सांसें हैं पिघल जाएंगे, बिछड़ के तुमसे न जी पाएंगे,
चंद लम्हों में मर जाएंगे। जब मैं उनको सुना, एक ऐसे शख्स को जिनका दर्द, जिनकी आवाज़, जिनका सोज दिल को छू गया। मुझे पता नहीं था कि एक 16 साल का लड़का की आवाज़ में वो ऐसा दर्द कैसे छू सकता है, मुझे विश्वास नहीं हुआ। लेकिन मैं फिर भी उनकी तरफ एकदम इंक्लाइंड हो गया। और वो थे हमारे हिंदुस्तान के नहीं, पूरे दुनिया के गज़ल के बादशाह पद्म भूषण श्री जगजीत सिंह साहब। मर न जाते अगर एतबार होता, ये न थी हमारे किस्मत के विसाल यार होता। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। कहूँ किससे मैं कि क्या है शबगम बुरी बला है। कहूँ किससे मैं कि क्या है शबगम बुरी बला है। मुझे क्या बुरा था मरना, मुझे क्या बुरा था मरना। अगर एक बार होता। अपने करियर की शुरुआत के सफर में हर कलाकार को बार बार आग की भट्टी से गुजरना पड़ता है। जयदेव का सफर भी इतना आसान नहीं था। इन्होंने गजल को पाने और जीने के लिए बहुत कुछ खोया। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना गर के दरिया। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों ना गर के दरिया। न कभी जनाजा उठता, न कभी जनाजा उठता, न कहीं मज़ार होता। ये न थी हमारे किस्मत के विसाल यार होता। अगर और जीते रहते यही इंतजार होता। ये न थी हमारे किस्मत के विसाल यार होता। के विसाल यार होता। के विसाल यार होता। तो दोस्तों आज की साप्ताहिकी में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्ते।